ठीक है, स्टार्टिंग में मैं सेव और स्मेल लूँगा 40 मिनट के, आफ्टर 40 मिनट उसके बाद मोहसिन सर लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो यानी आज मेरा कम ही लेक्चर है। और पेन ले लेते, चलो पहले चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। तो देखो हम लोग को पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, पहले चैप्टर का टाइटल समझते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेकिंग पार्ट करते हैं रिएक्शन से। तुम्हें पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना, देखो लास्ट शेल से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अभी तक हम लोग स्टडी में यही पढ़ रहे थे, करेक्ट, कि लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। यानी जितने भी एटम्स अगर आपस में मिलकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ स्टोरी अलग ही है। जब डी ब्लॉक की बात आती है तो इसमें क्या देखा गया, साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि सेकेंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी टेकिंग पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। और सबसे ज्यादा जो टेकिंग पार्ट वो सेकेंड लास्ट शेल का है। जैसे घर में तुम लोग ने देखा होगा, बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि घर में एक बड़ा ब्रदर रहेगा और उसके बाद एक छोटा ब्रदर रहेगा। और होता क्या है, जो छोटा ब्रदर रहता है वो बड़े ब्रदर से काफी ज्यादा समझदार होता है, पूरे घर की जो रखवाली है यही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है अपने साजिद सर की। अच्छा, तुम लोग को पता होगा कुलसुम का, बरोबर ना। तो वो सर के घर में कैसा है कि जो सर है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी वाले। पर ये उनके जो भाई है ना, छोटे भाई, वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो उन लोग घर को चला रहे। अंडरस्टूड। तो देखा जाए तो जो ब्रदर है वो सेकंड लास्ट हुए ना, पर उन लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो बिल्कुल यही होता है केमिस्ट्री में भी, इन रिएक्शन में भी। जो आखिरी शेल है होना चाहिए उसको टेकिंग पार्ट करना चाहिए, जो भी जिम्मेदारी रिएक्शन की। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो सेकंड लास्ट शेल होती है ना, वो टेकिंग पार्ट करती है रिएक्शन में। ठीक है, और वो कौन सी शेल होती है, सब शेल होती है, वो डी सब शेल होती है जो करती है। इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट रखा गया। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा नाम आ हाँ रहा सर। है, दूसरा नाम आ रहा है एफ। एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर, देखो नाम से ही पता है, इनर एकदम अंदर चले जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, वो सेंटर की बिल्डिंग में और एक अलग टुकड़ी बिल्डिंग की है ना, अगर इसको मैं बिल्डिंग की तरह देखूं तो ये है अपना ट्रांजिशन। और इसके नीचे वाली जो बिल्डिंग है ना वो एफ ब्लॉक, उसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, तो मान लो घर में 3 लोग रहते हैं, ठीक है। मान लो ये अपना ए स्टूडेंट है, ये सबसे बड़ा ब्रदर है। उसके बाद जो दूसरा ब्रदर है वो भी सबसे बड़ा है घर में, ठीक है। उसके बाद जो छोटी एक लड़की है उसके घर में, ठीक है। और क्या होता है कि वो जो छोटी लड़की है ना, ये सबसे ज्यादा स्मार्ट रहती है। तुमने वो स्टोरी देखी थी जो मैथ जीनियस थी ना अपनी, वुमन, क्या नाम था उसका, मैथ जीनियस वुमन का। हाँ, जो अपनी थी ना मैथ, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज थी। तो उसके घर की स्टोरी क्या थी कि उनके जो बड़े बड़े भाई लोग थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, और जो छोटी सिस्टर थी वो समझदार थी। और आगे चल के क्या हुई, मैथ जीनियस बन गई और अपना घर छोड़कर यूके चली गई थी। और अलग अलग जगह पे जाके अपना जो परफॉर्मेंस दिखाती थी कि मैथ के आप कोई भी नंबर पूछे मैं उसका आंसर दूंगी। और बहुत रीच हो गई, और अमीर होने के बाद वो अपने घर में पैसे भेजती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना ही आखिरी वाला ब्रदर जिम्मेदारी ले रहा है, ना ही सेकंड लास्ट वाला। यहाँ तो उल्टा हो गया, जो थर्ड लास्ट गर्ल्स है उसने पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी ले ली, करेक्ट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है कि जिम्मेदारी कौन लेता है, हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन लेता है केमिस्ट्री में, जो भी बॉन्डिंग बनती है। पर यहाँ पे लास्ट भी नहीं, सेकेंड लास्ट भी नहीं, जो थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना एफ ब्लॉक के अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, वो रिएक्शन करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता है। समझ में आया क्या फिलोसफी चल रही, कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब चलो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक ही पढ़ते जाएंगे, फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक के लिए एक और नया चैप्टर भी बनाया गया जिसमें ज्यादा डिटेल में बताया गया डी ब्लॉक के बारे में, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर भी डी ब्लॉक से ही लेंगे,
इसके अंदर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट जो कलर फॉर्मेशन करते हैं ना, उसकी अच्छे से डिटेल बताइए, कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, बहुत अच्छे से बताया। तो ये अलग अलग से चैप्टर भी है जिसमें हम लोग डी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा एक और चैप्टर था पहले, जिसको अभी तुम्हारी बुक में मिक्स कर दिया गया, उसका नाम है मेटलर्जी। ये पार्ट स्किप करवा दिया गया, बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो ये पार्ट भी डी ब्लॉक के अंदर ही डाला गया, तो ये डी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो जो भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं वो एक्चुअली यहीं के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के ही होते हैं। चलो ये तो हो गया डिस्कशन। अब शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के डेफिनेशन देखो नीचे दी है, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। हो रहा है कि जो एलिमेंट है उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट शेल, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सबसे पहले फिलिंग कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं आएंगे, सबसे पहले फिलिंग सेकंड लास्ट की होगी, उसके बाद लास्ट शेल की फिलिंग होगी। समझ में आया। और दूसरा चीज, तो लोगों को हर एक शेल की कैपेसिटी तो पता ही होगी। जैसे एस ब्लॉक एस की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। पी शेल की कैपेसिटी कितने की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और डी की कितनी की कैपेसिटी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और जो एफ होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी की होती है, उनकी 14 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ये सारे नाम से ही तो अपने ग्रुप के नाम बने। ये ग्रुप के नाम में एसपीडीएफ क्यों डाला गया, कि ये बताने के लिए कि इनके जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो डी में खत्म हो जाते हैं। एफ इसलिए नाम है कि इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एफ में खत्म हो जाते हैं। इसको एस ब्लॉक की इसलिए बोलते हैं कि इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एस में खत्म हो जाते हैं। और इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पी में खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनका ऐसा नाम पड़ गया। आयो अब समझ में आया होगा कि नाम ऐसे क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड होते हैं। ओके, उनके लास्ट शेल वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा एक और चीज, अभी तक हम लोग ने एस के बारे में पढ़ते हैं, पी के बारे में पढ़े, और उसमें क्या देखते हैं कि ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। ग्रुप वाइज कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ रीडिंग करते हैं, करेक्ट। और ग्रुप वाइज के बेस पे ऊपर से जब नीचे की तरफ रीडिंग करते हैं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो कैसी रहती है, सेम जाती है। पर जब डी और एफ ब्लॉक की बात आती है ना, तो डी और एफ ब्लॉक में हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं, उसमें रो वाइज स्टडी करते हैं। रो वाइज बोलो या पीरियड वाइज बोलो, इसमें रो और पीरियड वाइज स्टडी होगी। ओके, तो अगर मैं देखो तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, अगर रो वाइज भी देखो तो 1 2 3 4 5, पर इतने सारे रो की स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा इस टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेंट्रेशन किया है ना, उसने फर्स्ट रो पे किया है। जो स्टार्टिंग की रो है ना, इस स्टार्टिंग की रो को 3D सीरीज बहुत सारे नाम दिए, वो भी देख लेंगे। उसके बाद सेकंड रो, उसके बाद उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि फर्स्ट रो की स्टडी हम लोग बहुत अच्छे से करनी है। ओके, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, यस और नो? नहीं। नहीं सर। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। देखो डी में जो एलिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे देखो नीचे तुम लोग को लिस्ट दिखाई दे रही होगी, उस लिस्ट में तुमको फेमस जो एलिमेंट है उनके से मैं समझाता हूँ। आयरन दिख रहा है, कोबाल्ट दिख रहा है, निकल दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। तुम्हें पता है ये सारे एलिमेंट मेटेलिक होते हैं, करेक्ट। मेटेलिक कैरेक्टर इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे ही, क्योंकि उनके जो वैकेंट और पार्शियली फिल्ड होते हैं, क्योंकि उनके जो लास्ट शेल होते हैं ना, या पेनल्टीमेट शेल, देखो लास्ट शेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल में। और इसके सेकंड लास्ट शेल टेकिंग पार्ट करते हैं, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, n-1d। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, तो n हम लोग को पता था कि n पीरियड नंबर को बताता है। तो मान लो तुमको मिलता है 3d 3d 3d10 मिलता है, पक्का। अब देखो, और तुम कौन सी सीरीज में, 4 की सीरीज में। तो 3D कैसे मिलता है, जब यहाँ पे हम 4 डालेंगे तो 4-1 क्या हो जाता है, 3 बन जाता है। n-1 लिखने का वजह क्या है, ताकि मैं सेकंड लास्ट शेल को इंडिकेट कर सकूं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ फॉर्मूला ND3 सॉरी ND NH122, इसमें लिखूंगा 1 to 10, ये फॉर्मूला लिखने का। देखो ऊपर फॉर्मूला है, मैं भूल गया तो फॉर्मूला बताना। देखो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ।
अभी फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ग्रुप में तुमको दो चीज पे ध्यान देना है। जब शेल बनाओगे ना या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा 1s2 2s2, तो इतना नहीं लिखोगे, तुमको सिर्फ सेकंड लास्ट शेल को ध्यान देना है। तो सेकंड लास्ट शेल में आता है n-1 d 1 to 10। n-1 क्यों लेते हैं? तो अबाव प्रिंसिपल पे अगर ध्यान दोगे और इसमें n सर लिखा है एन तो क्या अगर होता है? n नंबर ऑफ पीरियड को बताता है कि कौन से पीरियड में, मान लो फोर्थ पीरियड में, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। अब मैं ये 4 को इसके अंदर पुट करता हूँ तो ये 4-1 क्या हो जाएगा, 4-1 हो जाएगा 3d, ठीक है। और 1 to 10 वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से रो में है वो, करेक्ट ना। और n क्या हो जाएगा 4s2 या 4s1, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? अब देखो हमेशा याद रखो, अगर s 4 सीरीज में चला जाएगा तो जो d होता है वो थर्ड सीरीज में ही होता है, उससे एक नंबर कम ही होता है। ये बात तो तुम लोग को पता ही है, करेक्ट। अबाव प्रिंसिपल से हम लोग ने ये देखे, नहीं भी समझा तो हम लोग आगे देख लेंगे अगर इसमें मैंने वो डिटेल चीज दिखाई होगी तो। ये आया मेटल कैरेक्टर। अच्छा फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला n-1 d, ये 1-10 नहीं है, ये 1 to 10 है, क्लियर है। यानी तुम्हारे एलिमेंट 1 से शुरू होंगे और 10 तक रहेंगे, यानी इसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं एक रो में। और ns पे क्या लिखा है 1 to 2 लिखा है, 1-2 नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को, क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ। हाँ कुलसुम, सर। कुलसुम का ध्यान दो। मेटालिक कैरेक्टर का, मेटालिक कैरेक्टर उनके वैकेंट और पार्शियल फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। देखो जितने भी मेटल कैरेक्टर होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। बोलते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना मेटेलिक बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, कि इनके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बोलते हैं कि जो भी एटम्स होते हैं ना उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पैर फॉर्म में होते हैं, ऐसे कपल फॉर्म होते हैं ना पैर फॉर्म में। अगर इनके पैर नहीं प्रेजेंट होंगे तो इनको अनपेड बोलते हैं, यानी ये पैर नहीं है, इनके एक पैर गायब है, तो ये हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुल इनके पास नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बोलते हैं ज्यादातर मेटेलिक बॉन्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा इनकी मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है n-1 d5। d5 क्या बता रहा है? d5 ये बता रहा है कि d की कैपेसिटी 10 की है, बरोबर, पर इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अभी कौन सी कंडीशन में? पैर है क्या? ये पैर नहीं है, क्योंकि इसको मैक्सिमम कितने चाहिए, डी के ऊपर 10 आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, पर इसके बाद अभी 5 ही, यानी हाफ पेड है, इसलिए इसका कैसा रहेगा? ये अनपेड हो गया। एक बार ये पूरा पैड होगा तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट पेयरिंग, hence metallic strength and melting point boiling point decreases with increase atomic number। अगर ये पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया, जैसे D9 T10 तक पहुंच गया मान लो, जितने मतलब उनकी स्टेबिलिटी है, तो इनकी जो मेटल की स्ट्रेंथ है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, यानी जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, और इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। ऑफकोर्स अगर ये नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स से ही हम लोग को एटॉमिक नंबर पता चलता है कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, करेक्ट ना। तो एटॉमिक नंबर का लेना देना किससे होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो जाहिर बात है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, पर इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में जब मैं इसको गर्म करूंगा ना मेटल को, झट से मेल्ट हो जाएगा, पर जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो वे बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। मान लो मुझे 200-300 डिग्री 1 घंटा हीट कर रहा हूँ, तब जाके वो मेल्ट होगा। समझ में आया इसका मतलब क्या है? डिक्रीज का मतलब क्या है? यानी बहुत टाइम ले लेगा मेल्ट होने में, बॉईल होने में, समझा? किसी मेटल की मेटेलिक कैरेक्टर इसके लास्ट शेल के इनकम्प्लीट या हाफ फिल इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और ये स्ट्रेंथ बढ़ते रहती है जैसे जैसे मेटल के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये कैसे बढ़ेंगे? D1 से शुरू होंगे और D10 तक जाएंगे, ठीक है। मेटल लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कम रहता है तब तक, n-1 D5 तक, कब तक इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कम होंगे? जब तक वो D5 तक नहीं पहुंचता। D5 में पहुंच गया तो ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। देखो D10 इसका फुल फील्ड है, तो D5 के आधा रास्ता, आधे में भी वो क्या हो गया? हाफ फील्ड हो जाएगा, करेक्ट। तो इसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मेटेलिक कैरेक्टर
बढ़ना शुरू हो जाएगा। D5 के बाद इनकी पैरिंग इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप सब समझ में आ रहा होगा ये सारे पॉइंट्स क्या एक्सप्लेनेशन करना है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे एनी पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ सर। आगे बढ़ जाए कुलसुम। हाँ सर। हम्म, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये अपनी फर्स्ट सीरीज पे आ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट कैंडियम से। Sc का मतलब होता है कैंडियम, और एन होता है Zn पर। Zn का मतलब क्या होता है, जिंक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 10 होते हैं। शुरू कहाँ से होते हैं, 21 एटॉमिक नंबर से, और फिनिश होते हैं एटॉमिक नंबर 30 पर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर 21, फिर Ti का है 22। Ti का मतलब होता है टाइटेनियम। वेनेडियम, V का मतलब वेनेडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 23। Cr का मतलब है क्रोमियम, उसका एटॉमिक नंबर है 24। मैग्नीज का है एटॉमिक नंबर 25। आयरन का है, आयरन को फेरिक बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 26। कोबल्ट, CO मतलब कोबल्ट, उसका एटॉमिक नंबर है 27। निकल का एटॉमिक नंबर है 28। कॉपर का 29 और जिंक का 30। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर तुमको इसको याद करना है तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर का ट्रिक याद करते हैं। एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लो। कौन सा एलिमेंट का, स्कैंडियम का। बाकी तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब ऑर्डर में ही एटॉमिक नंबर जा रहे हैं, करेक्ट। सेकंड चीज, एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए। अगर तुमको इन सारे एलिमेंट के नाम याद है, समझ में आते हैं कि Sc का मतलब स्कैंडियम होता है, Ti का मतलब टाइटेनियम होता है, V का मतलब वेनेडियम, तो काम हो गया। तब ट्रिक काम करेगी। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो कैसे बनेगी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फ्री कोचिंग निकोजिन। समझ में आया? ठीक है, इसको अलग से भी हाँ बना सकते हैं। बहुत सारे टीचर अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, तो जो अच्छा तुम लोग को लगे वो ले लो। तुम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो साइंस का स्कैंडियम, टीचर इज टाइटेनियम, वेरी का वेनेडियम, क्रूअल का क्रोमियम, मैन इज मैग्नीस, फ्री का मतलब फेरिक आयरन, और कोचिंग यहाँ पे कोबल्ट है। निकोजिन मैंने साथ में मिला दिया, निकोजिन नाम बना दिया कि वो फ्री कोचिंग कर रहा है निकोजिन को। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था रैंडम। आई होप अच्छा है, सिंपल है, एकदम याद हो हाँ जाएगा सर। कि नहीं। साइंस टीचर वेरी हाँ क्रूअल मैन, फ्री कोचिंग निकोजिन, बस यही याद रखो, तुम लोग को याद हो गया। अब मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ ये वाली सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज के एलिमेंट याद रख लेना। ठीक है, इस सीरीज को 3D सीरीज भी बोलते हैं, और ये सीरीज स्टार्ट होती है फोर्थ पीरियड से। तो अगर फोर्थ पीरियड पे स्टार्ट होती है तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, बरोबर। तो मैंने पहले बता रहा n किसको बता रहा है, n बताता है पीरियड को, करेक्ट ना। तो पीरियड क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया? तो देखो इसका क्या रहेगा, इसमें एक कॉमन नोबल एलिमेंट लगा दो। अगर तुमको शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है बिना मेहनत की, तो क्या करते हो, सिर्फ एक नोबल ग्रुप एलिमेंट आर्गन लगा देना। कौन सी सीरीज में, 3D सीरीज में। तो 3D अब ये कैसा है, तो सेम फॉर्मूला n-1 D1 to 10 NS 1 to 2। तो मैंने n की जगह क्यों लगा, क्या लगा दिया, 4 क्यों लगाया, समझ में आया ना कि ये 4th पीरियड में आती है ये सीरीज। और यहाँ पर मैं अगर 4 लिखता तो 4-1 क्या हो जाएगा, बताओ, 4-1 3D हो जाएगा, करेक्ट। 3D 1 to 10। आई होप समझा कैसे जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये स्कैंडियम सीरीज का 3D ट्रांजिशन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। ये अगर तुम लोग को याद है, तुम लोग आंख बंद करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो चलो लिखते हैं, पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सबसे पहले आर्गन लिख दो, सारे में, सब में आर्गन को पहले लिख दो। देखो मैंने बाकी में शो नहीं किया, आर्गन को सबसे पहले तुम लोग लिख दो, लिख दिए आर्गन को। उसके बाद सिर्फ तुम लोग को ये चीज को लिखना है, क्या लिखोगे, पहली सीरीज है तो पहली सीरीज में डी कितना है, 3D 1 है और 4s2। देखो सब में 4s2 4s2 4s2, यानी 4s2 कॉमन है, बरोबर ना। ये जो सर डी की 4s2 है, वैल्यू कहाँ से आएगी? क्या चीज, डी की वैल्यू कहाँ से आएगी? किसकी वैल्यू, D⁻⁴ है ना, डी 3D1 3D2। हाँ ये तो एटॉमिक नंबर तो निकाला जो, गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो बड़ा सा रहता है ना 1s2 2। तो ये हाँ शॉर्टकट ट्रिक है कि तुम लोग इतना याद ही मत करो,
डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले के ट्रिक से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। समझ लो, ठीक है। बाकी वो तरीके से हाँ, भी तुमको हाँ। बुक में मिलेगा, पर मत करो, वो काफी ह्यूज है, इसको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो अपन कर रहे हैं ना, ये सबसे इजी होती है। इसमें सबसे पहले क्या करो, 4:4:2 सब में 4:2 लगा दो, समझ गए। किसमें चेंज आएगा, 3D में। पहले में 3D1, दूसरे में 3D2, तीसरे में 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। समझ में आया? कोई डाउट आया यहाँ पर? आए काफी इजी था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर यहाँ पर अब एक गड़बड़ शुरू हो गई। साइंटिस्ट लोगों ने जनरल थेरेटिकल जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, ये बना सिंपल सा, पर जब उन लोगों ने एक्चुअल ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने में उनको कुछ और ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली। शुरुआत में स्कैंडियम की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही मिली जो ऊपर हम लोग ने देखी, टाइटेनियम की भी सेम मिली, वेनेडियम की भी सेम मिली, पर जब क्रोमियम पे आया ना, तो कुछ और ही हो गया। क्रोमियम का क्या मिल रहा था हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो, 3D4 4s2 मिल रहा था ना। अब तुम खुद बोलो, डी को हाफ फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको हाफ फिल्ड होने के लिए? इसकी कैपेसिटी कितने की है, 10 की है ना। तो अगर इसको एक हाँ, मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड होगा कि नहीं? तो ऐसे में इसने क्या क्या मान, हाँ, सेम जैसे इंसान लोग करते हैं ना, अपने आप को सक्सेस करने के लिए इसने इसके एस के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एस के इलेक्ट्रॉन को क्यों छीना उसने, क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था फील्ड होने के लिए, तो इसने इसको छीन कर अपने आप को हाफ फील्ड कर लिया। और एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया? सर मतलब ये जिसके ऊपर नेचर होता है। 3D4 रहेगा तो वो हाँ, थ्री डी यस। फोर रहेगा तो वो अगर हाफ वो फिल करने नियर के है, लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन्स नियर चाहिए। है हाफ फील्ड या फुल फील्ड के, तो वो इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा अपनी तरफ, अपने आप को स्टेबल करने सर के लिए। सिर्फ हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे ना? यस, हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे ही और घसीटेगा, अगर थ्री जब डी बहुत नियर होगा। 6 रहा तो नहीं छोड़ेगा क्या वो, घसीटेगा, क्योंकि देगा? हाफ फील्ड ऑलरेडी है ना, तो उसको जरूरत ही नहीं नहीं। घसीटने की। अच्छा, हाँ, 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 उसको हाँ। या तो फुल फील्ड, अगर एक नंबर बाकी है, देखो ना, अगर तुम तरक्की के रास्ते में सिर्फ एक स्टेप बाकी है, तो तुम कुछ सोचोगे ही नहीं, तुम डायरेक्ट लात मार दोगे बंदे को, बोले "यार नहीं, एक ही तो है, छोड़ो इसको, क्या ध्यान दे"। तो ये लोग भी यही करते हैं, सिर्फ एक ही चाहिए ना, इसलिए इसने ऐसा किया। ज्यादा चाहिए रहेगा तो नहीं करेगा। और सर फुल फील्ड में कैसे करेगा, एक बताओगे? बताता हूँ, देखो यहाँ पे अब सब सेम जाएगा, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8 तक सेम जाएगा। पर जैसे 3D9 की बात करते हैं, यहाँ पे बदलाव आएगा। अब तुम खुद बोलो, इस D9 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, ये 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट कर अपने आप को स्टेबल कर लेगा, बना देगा 3D10 4s1। समझ में आया? लास्ट वाला तो एज इट इज रहेगा। सेकंड लास्ट ने भी अपने आप को लास्ट जैसा बना दिया। समझ में आया कैसे किया इसने? इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो ना। सिर्फ फोर्थ और नाइन्थ में हो हाँ, सकता है ना? सिर्फ 4th और 9 में ही होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए वो लास्ट 4th और लास्ट सेकंड लास्ट वाले लोग ही करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको एक ही चाहिए ना। जब आप एकदम नियर होगे ना अपनी मंजिल को, तो आपको ताकत आ ही जाएगी चलने की। मानो तुम जॉगिंग कर रहे हो और जॉगिंग में बहुत थक गया, रहे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, भाग ही नहीं पा रहा हूँ मैं, और मान लो कि 100 मीटर की दूरी पे ही फिनिशिंग लाइन है, तो तुम क्या ताकत आ जाएगी कि नहीं आएगी तुम पे? अरे सिर्फ नजदीकी, तो चलो मैं भाग लेती हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा देती हूँ। तो ये हो रहा है, जब तुम फिनिशिंग लाइन की तरफ हो ना, नियर हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तुम वो घसीट लोगे। किसका इलेक्ट्रॉन? तुम्हारे बाजू में जो 4s है ना, उसका। तो जब घसीटोगे तो उसपे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आने चाहिए 2, आ जाएंगे 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताई, ये तुमको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ऊपर जो थी वो थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सब में सही जा रही थी, पर 4th और 9 पर, 4th पोजीशन पे यानी 24 पर, और 9 पे यानी 29 पर ये सही नहीं जा रही थी। और ये सिर्फ इस सीरीज में नहीं होगा, ये सारी सीरीज में होने वाला है यही बिहेवियर। समझ में आया तुम लोग को? कोई डाउट आया इधर पे सर सीरीज का बिहेवियर? हाँ सर बोलो। तो हम लोग का एग्जाम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ और नाइन्थ का पूछेगा, तो हम लोग को दोनों लिखना है कि सिर्फ एक नहीं ही नहीं, ऊपर वाला लिखना तुम लोग को सिर्फ नीचे वाली लिखना है, जो एक्चुअल है ना बिहेवियर, जो रियलिटी है, तुमको नीचे वाली लिखना है, ऊपर वाली थ्योरेटिकल वाली नहीं लिखना है। अब एक्चुअल में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 1 2 22 23 तक सेम जा रही है, देखो मैंने टिक मार्क किया है ना। सिर्फ बदलाव कहाँ पे आ रहा है, 24 20 रहा है, तो ये नीचे वाला बदलाव दिखाना है, ऊपर वाला मत दिखाना। अगर मान लो एग्जाम में बोलता है कि चलो बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और तुमने मान लो गलती से लिख दिया 3D4 4s2 ऊपर वाला, तो एग्जामिनर गलत कर देगा। तुमको लिखना कौन सा है, नीचे वाला, 3D5 4s1। समझ में आया अभी?
हाँ सर। ऊपर वाला नहीं लिखना है, और पूरा टेबल कभी भी नहीं एग्जाम में पूछता है, ऐसे रैंडमली एक एक एलिमेंट पूछ लेता है। ओके, समझ में आया? तो ये याद रखो, कोई चीज अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो वो कुछ भी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मोहसिन सर के अकाउंट में पैसे काफी हो रहे थे, तो 10 लाख के लिए मोहसिन सर को सिर्फ 50,000 चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर से मेरे से बोले तो थोड़ा दे दे, मैं तेरे को बाद में एडजस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे से ले लिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने अकाउंट को क्या करते हैं 10 लाख कर दिया। समझ में आया? तो ऐसे से अपन भी करते हैं ना, अपनी भी क्यूरियोसिटी होती है यार, 10 अच्छा लग रहा है सुनने को, बरोबर। तो इस तरह से वो अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं सर लोग। अरे मैंने सर की अकाउंट बैलेंस बता दिया तुम लोग को, अरे ये पहले का अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम लोगों को क्या एक्चुअली हैपनिंग हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से ये लोग फिल्ड करते हैं। जब नियर रहेंगे तब ये इस तरह का बिहेवियर देंगे, वरना नहीं देंगे। ओके, लेस देन 1 मिनट है, तो वापस से तुम लोग को 2-3 मिनट में वापस से रिकनेक्ट करना है, ठीक है। 2-3 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। ओके, फिर वापस से रिकनेक्ट करते हैं, इसकी और डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो 3 मिनट का ब्रेक ले लो, नाश्ता वास्ता सब कर लो इसमें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं वापस से 3 मिनट में, चलो।